बहुत सारे रूल चेंज हो रहे हैं कनाडा के और बहुत सारी अपडेट्स भी मिल रही है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, आपको हर जगह कनाडा कनाडा दिख रहा है। तो अगर आप भी 2024 में अभी भी कनाडा आना चाहते हैं तो आपको ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या इंफॉर्मेशन या रूल्स को ध्यान में रखना है जिससे आपका जो पर्पस है कनाडा आने के लिए वो सही मायने में फुलफिल हो, और जो आपने ड्रीम सोचा हुआ है, जो लेवल पे आपको कनाडा में आपका सक्सेस अचीव करना है वो आपका फुलफिल हो। उसके लिए आपको सर्टेन कैटेगरीज के जो रूल्स होते हैं वो समझना बहुत ही जरूरी है। हमें क्वेश्चंस आते हैं, उस बेस पे हमने ये सीरीज ऑफ वीडियो शुरू किया हुआ है। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज जो कनाडा की वीजा एप्लीकेशन के लिए जो लगाई जाती है उसके बारे में ऐसी ऐसी दो चीजें बताएंगे हर सीरीज में, जिससे अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका एप्लीकेशन आप अंडर दी करंट रिक्वायरमेंट लगा पाएंगे, टाइमली मैनर पे लगा पाएंगे, और आपको जो अचीव करना है, जो आपका पर्पस है वो भी फुलफिल होगा। बिकॉज अगर कंफ्यूजन है या क्वेरी है या नॉलेज कम है या मिसिंग इंफॉर्मेशन है और अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ये वो अब जमाना नहीं है कि कुछ भी आप एप्लीकेशन में डालेंगे या यहाँ आके कुछ भी कर लिया और सर्वाइवल हो गया। कनाडा में आना है और सक्सेस लेनी है तो अब रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, इंफॉर्मेशन सही होना जरूरी है, एप्लीकेशन की पैटर्न फॉलो करना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि कनाडा में आने के बाद का रियल पिक्चर क्या है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हमने रखी है, जो कैटेगरीज में ही मेजरली स्टूडेंट्स या वर्कर्स या प्रोफेशनल्स या उनके स्पाउस अप्लाई करते हैं, और उनका जो पर्पस ऑफ एप्लीकेशन होता है वो इन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरीज से बिलोंग करता है। तो हम हर कैटेगरी का 2 पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे। वो 2 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया और ये सीरीज ऑफ वीडियोस को आप देखते गए तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट आपको यहाँ आने के बाद का जो सिनारियो है वो भी कभी शॉकिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये रूल्स पता होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वी बिलीव कि आपका जो ग्रोथ है वो प्लान्ड होता है और एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिए ताकि काफी और लोग भी सीरीज में जुड़ पाए। नंबर 2, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमें ये वैल्यू मिले कि हम आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हम उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। एंड नंबर 3, अगर इस वीडियो के दौरान भी जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, अगर उसमें कुछ क्वेरी है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन लग रही है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है, उसके ऊपर भी आप ईमेल भी कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारी टीम भी आपको और ज्यादा हेल्प करेगी वही टॉपिक या वही क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सीरीज नंबर 1 रिगार्डिंग आपको कनाडा आने से पहले कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी विजिटर वीजा। विजिटर वीजा की ऐसी 2 बातें इस सीरीज के द्वारा। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और पर्पस, मतलब आपका विजिट वीजा में जो पर्पस है उस हिसाब से आपका चेकलिस्ट बनना चाहिए। मान लीजिए कि आपका पर्पस ये है कि आप स्टूडेंट, जो आपके मतलब सन या डॉटर है, वहां पे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया है, वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं, और उसका जो कॉन्वोकेशन इवेंट हो रहा है या मतलब उनको जब डिग्री मिल रही है, ठीक है ना, तो उस इवेंट में आपको जब विजिटर वीजा लेके अटेंड करने जाना है तो आपका पर्पस ये है कि आप अपने खुद के फाइनेंशियल कैपेसिटी पे वहां पे विजिट करने जा रहे हैं। तो इसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके ज्यादा लगेंगे। आपको ये प्रूव करना है कि यस, मैं इतना फाइनेंशियल कैपेबल हूं बीइंग अ पेरेंट कि मैं उनको मतलब मेरे सन या डॉटर को विजिट करके वापस भी आऊंगा, और मेरे यहाँ पे फैमिली कमिटमेंट्स एंड बिजनेस या जॉब कमिटमेंट मतलब प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है। तो वो पर्पज आपका क्लियरली इंडिकेट होता है। पर्पस ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैवल के लिए अगर जा रहे हैं तो आइटिनरी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन कौन सी जगह पे घूमने वाले हैं, उसका एग्जैक्टली आपको मतलब आपने बुकिंग कैसे करवाया है, ट्रैवल आइटिनरी इन डिटेल होनी चाहिए, मतलब कि आप कौन से दिन पे कहाँ पे होंगे, कितने दिन में ये ट्रिप खत्म होगी, और आपके आने जाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एबिलिटी जो कवर करना है कॉस्ट पूरा, वो कैसे आपके पास है, आप फाइनेंशियल स्टेबल कैसे है। मतलब मान लीजिए कि अभी अभी आपने कुछ फंड डाला है अपने अकाउंट में और वो दिखा रहे हैं तो शायद वो वैलिड ना हो। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब दिखती है कि जब आपके पास कंसिस्टेंट फंड हो। फिर पर्पस ये भी हो सकता है कि आपको बेसिकली कोई जॉब या बिजनेस इवेंट के लिए जाना है तो उसका भी क्लैरिटी, क्योंकि वहां के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहते हैं। और एक पर्पस हो सकता है कि आपके सन या डॉटर वहां पे वेल सेटल है, मतलब उनकी अच्छी जॉब है और आप अनएम्प्लॉयड है, तो अब कनाडा के डॉक्यूमेंट ज्यादा लगेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके सन या डॉटर की ज्यादा दिखनी चाहिए और वो स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं, तो आपका लिविंग कॉस्ट आपके आने के बाद वो कवर कर पाए उतने डॉक्यूमेंट्स उसमें दिखाना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वर्सेस जो पर्पस होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 2, टाइमलाइन। तो टाइमलाइन ये होती है कि अभी विजिटर वीजा की अगर टाइमलाइन देखें तो यूजुअल विजिटर वीजा 6 वर्किंग वीक से 12 वर्किंग वीक के बीच में ये लोग क्लियर कर रहे हैं, मतलब केस बाय केस होता है। तो आपको जो भी इवेंट या जो भी पर्पस है उसका जो डेट है या मंथ है उसके 6 महीने पहले अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट सही तरीके से आप प्रिपेयर कर पाते हैं, और जो टाइमलाइन होती है उसी में आपका वीजा आता है, तो आपका ट्रैवल भी आप अफोर्डेबल टिकट के साथ कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट वीजा, स्टडी परमिट।
जो अभी का हॉट टॉपिक है, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कनाडा में आ रही है वो इंडिया से आ रही है, ठीक है। तो इंडिया में जब भी स्टूडेंट्स को कनाडा के लिए स्टडी परमिट का प्लान करना है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, उसमें से 2 चीज़ें यहाँ पे हम ला रहे हैं। आज का टॉपिक है, उसमें वो 2 चीज़ें हम कवर करेंगे। तो कोर्स सिलेक्शन का जो रीज़न है वो 3 चीज़ों पर आपको कवर करना है। सबसे पहला होगा प्रोविंस, दूसरा होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तीसरा होगा कोर्स। मान लीजिए कि आप वो स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई ज्यादा डिटेल में करनी है, सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा लेना है, तो आप ये कीजिए कि आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पढ़ने जाना चाहिए, तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा मिलेगा। और अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको स्किल बेस्ड कोर्सेज पढ़ने हैं जो उनके फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं और जल्द से जल्द पढ़ाई के बाद जॉब के ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक कॉलेजेस है उसमें डिप्लोमा हो गया, एडवांस डिप्लोमा हो गया, ठीक है ना, वैसे कोर्सेज में जाना चाहिए जिसकी स्किल बेस्ड वैल्यू मार्केट में ज्यादा है। मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा 12th में साइंस है और मैथमेटिक्स ग्रुप है, और अगर मुझे कंप्यूटर में आगे जाना है तो मेरे पास 12th के बाद भी मैं फील्ड को चूज कर सकता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में पढ़ने जाऊँ या नेटवर्किंग में जाऊँ या डेटाबेस में जाऊँ। वही चीज़ अगर मैंने बैचलर डिग्री करके रखी है साइंस में या कंप्यूटर में, तो मैं ये भी प्लान कर सकता हूँ कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाऊँ या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जाऊँ या वेब डिजाइन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मतलब कोर्स का जो कोर स्पेसिफिक है वहां पे मैं चूज कर सकता हूं अगर मुझे स्किल बेस्ड कोर्सेज में जाना है। पर मुझे डिग्री अगर पढ़नी है, मुझे सब्जेक्ट्स को और डिटेल में पढ़ना है, तो कनाडा के पास बैचलर और मास्टर डिग्री के भी ऑप्शन है जिसमें सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा होगा, स्किल बेस्ड नॉलेज वो आपके लास्ट सेमेस्टर या लास्ट 2 सेमेस्टर में उसको वो लोग मेजर सब्जेक्ट में कवर करेंगे। तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि आपको प्रोविंस सिलेक्शन ऐसे करना है जिसमें पीआर के ऑप्शंस आपको ज्यादा मिले, क्योंकि हर स्टूडेंट का यही एक प्लान होता है कि वो पढ़ाई वहां पे करे, फिर काम करे और फिर पीआर की अपॉर्चुनिटीज जो कनाडा गवर्नमेंट हर बार देती भी है तो उसको वो अप्रोच करे। तो प्रोविंस सेलेक्ट करके फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और फिर कोर्स के ऊपर आना है तो आपको मिनिमम 6 महीने से 8 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। तो आईएलटीएस, पीटी या टॉयफल आप जब भी देना चाह रहे हैं तो आप ये प्लान कीजिए कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटलीस्ट 6 से 8 महीने पहले अगर आपके पास रेडी है तो आप कोई भी प्रोविंस का कोई भी पर्टिकुलर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या कोर्स है जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हो उसका डेडलाइन मिस नहीं करेंगे। तो ये एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक सुपर टिप दे रहा हूँ जो काफी स्टूडेंट को पता नहीं होती है। तो यहाँ पे आईएलटीएस के सामने पीटी को कंपेयर करते हैं तो ऑफकोर्स पीटी का वर्जन इजी है और उसके काफी सारे ऐसे रीजन है जो आईएलटीएस के सामने आपको ये प्रूव करेंगे कि पीटी देना आपके लिए ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू आईएलटीएस। और दूसरी बात कि होम बेस्ड वर्जन जो पीटी का होता है या टॉयफल का होता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप इन पर्सन वाला दें जिसमें चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो या पेन पेपर बेस्ड हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो स्पाउस वीजा की है। तो स्पाउस वीजा मतलब जब आपके हस्बैंड या वाइफ स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं और आप उनके डिपेंडेंट में जब ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो स्पाउस वीजा की कैटेगरी में जाता है और उसको कनाडा में जो बोला जाता है वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के नाम से बोला जाता है, एसओडब्ल्यूपी। तो उसकी यहाँ पे 2 चीजें हमने रखी है इस सीरीज में जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये स्पाउस वीजा में अगर आपको एप्लीकेशन लगाना है तो आपको प्रायर क्या क्या चीजें दिखनी है। पहली बात कि आपके मेन एप्लीकेंट जो कोर्स चूज कर रहे हैं उसके ऊपर स्पाउस वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अपकमिंग वीक्स में ये चीज आने वाली है कि आईआरसीसी ने जैसे अनाउंसमेंट में बताया है कि वो मास्टर डिग्री और पीएचडी होल्डर्स मतलब पीएचडी डिग्री के पढ़ाई के लिए ही स्पाउस वीजा अलाउ करेंगे ड्यूरिंग द स्टडी ऑप्शन। मतलब अगर आपका मेन मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ जो मेन एप्लीकेंट बन के वहां पे पढ़ने जा रहे हैं वो अगर मास्टर डिग्री या पीएचडी पढ़ने जाएंगे तो ही आपको स्पाउस वीजा मिलेगा ड्यूरिंग द स्टडी। पढ़ाई के बाद तो ऑफकोर्स हर कोर्स में मिलेगा। अगर वो चीज डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है या पीजी डिप्लोमा है तो उसमें कोर्स मतलब जो स्टडी है उनका खत्म होगा, उसके बाद जो उनको वर्क परमिट मिलेगा तब वो स्पाउस वीजा का कैटेगरी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टडी वीजा ये अलाउड नहीं होगा, ऐसा अपकमिंग वीक में लॉन्च हो रहा है। तो आप अभी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये चीज आपको बहुत जरूरी है देखने के लिए। नंबर 2 कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस प्रिपेयर करने हैं। तो जब भी स्पाउस वीजा के लिए एप्लीकेशन आती है तो हमारे पास ये होता है कि जब उनके डॉक्यूमेंट्स को हम ध्यान से देखते हैं तो काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते। जैसे कि मैरिज के बाद जो वाइफ होती है जैसे कि मैरिज के बाद वाइफ का डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे कि मैरिज के बाद वाइफ के डॉक्यूमेंट के नाम में जो चेंजेस होने चाहिए, जो पासपोर्ट, पान कार्ड और आधार कार्ड पे चेंज करवा सकते हैं जिससे आपका बैंक अकाउंट जॉइंटली खुल सकता है। और वो जब जॉइंट में आप फंड कर रहे हैं वो फंड को आप जितना स्टेबल और मेंटेन करते हैं वो फाइल में लगाना जरूरी है। नंबर 2 वही डॉक्यूमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैरिज के आपके रिलेशन के प्रूफ का है, मतलब बिफोर मैरिज के जो फोटोग्राफ्स है और ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी के जो फोटोग्राफ है और मैरिज के बाद वाले जो फोटोग्राफ्स है वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रूव करने हैं जब भी आपका स्पाउस वीजा का एप्लीकेशन लगाना है। एंड नंबर 3
कि स्पाउस का मतलब जो एप्लीकेंट है, जो यहाँ से इंडिया से लगा रहा है मेन एप्लीकेंट के बेस के ऊपर, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो पढ़ाई है, उसने जो वर्क किया हुआ है या बिजनेस किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगाना जरूरी है। और आईएलटीएस या पीटी देना मैंडेटरी नहीं है। ये काफी स्टूडेंट्स के स्पाउस के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मेरे वाइफ या मेरे हस्बैंड का वीजा लग रहा है स्टूडेंट वीजा पे और मैं उसके स्पाउस पे जा रहा हूं, तो मुझे आईएलटीएस या पीटी कोई एग्जाम देना जरूरी है? तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। स्पाउस वीजा में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम की मैंडेटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। या कि फ्यूचर में आप जब पीआर का एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो स्पाउस वीजा में कुछ कैटेगरीज में आपको आईएलटीएस देना या पीटी देना जरूरी होता है। अब बारी है वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट की कैटेगरी की ऐसी दो बातें इस सीरीज में। सबसे पहली बात कि टाइप ऑफ वर्क परमिट क्या होती है, मतलब वहां पे कौन कौन से टाइप की वर्क परमिट होती है। तो एक क्लोज वर्क परमिट होता है और एक ओपन वर्क परमिट होता है। तो ओपन वर्क परमिट जैसे ऊपर ही हमने बात की कि स्पाउस वीजा भी एक ओपन वर्क परमिट का ही कैटेगरी है। दूसरा होता है स्टूडेंट जैसे जाते हैं वो पढ़ाई के बाद उनको जो पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है वो भी एक ओपन वर्क परमिट का कैटेगरी है, जिसमें मतलब वो दोनों चीजों में मतलब ओपन कैटेगरी में आप कहीं पे भी कोई भी एम्प्लॉयर के साथ या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपके वर्क आवर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती है। और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है क्लोज वर्क परमिट। मतलब क्लोज वर्क परमिट में ये है कि वो एम्प्लॉयर ड्रिवन होता है या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होता है। तो आप जो कंपनी या एम्प्लॉयर के थ्रू वो वर्क परमिट को गेन कर रहे हैं, वो क्लोज वर्क परमिट में वो वर्क परमिट का जो पेपर होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि वही एम्प्लॉयर के साथ आपको काम करना है, जो वैलिड आपका ड्यूरेशन वो परमिट का है उसमें उसी के साथ काम करना है और उसी के द्वारा प्रोवाइडेड आवर्स में ही काम करना है। अगर मान लो कि आप कोई और एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाह रहे हो तो वो वर्क परमिट में ये अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये जो कैटेगरी में हम देख रहे हैं वो एलएमआईए है। तो काफी ज्यादा सुनते हैं आपकी एलएमआईए लेके मैंने वर्क परमिट लगा दिया, लगाना है या मुझे एलएमआईए मिलेगा। तो ये होता क्या है, तो एक डेफिनेशन से समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म वैसे तो ये है कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। मान लीजिए कि कनाडा में कोई एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉयर को अपने नियर बाय सराउंडिंग मतलब जो सिटी हो गया या नियर बाय सिटीज या छोटे टाउन हो गए उसमें से उनको जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय चाहिए या वर्कर चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसने ऐड लगाई, उसने रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी अपना ऐड चलवाया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में लगाई, वेबसाइट्स पे लगाई, बट फिर भी वो एम्प्लॉय उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो कैंडिडेट गवर्नमेंट खुद का मतलब उनका एक डिपार्टमेंट है कि जिसके अंदर वो एम्प्लॉयर अप्लाई कर सकता है फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए। तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके सामने सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिससे वो चेक करते हैं कि सही में ये एम्प्लॉयर जो बता रहा है वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो वो जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट का जो अप्रूवल होता है, एलएमआई अप्रूवल होता है, वो गवर्नमेंट देती है, कोई एम्प्लॉयर नहीं देता है। तो एम्प्लॉयर को पहले गवर्नमेंट के पास जाना है, ठीक है ना, प्रूव करना है कि वो उनको जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट चाहिए वो इजीली नहीं मिल रहा है, तभी गवर्नमेंट एलएमआईए देती है और उसके बाद वो एलएमआईए फॉरेन वर्कर के लिए वो एम्प्लॉयर एप्लीकेशन में यूज करवा सकता है। तो वो एलएमआईए होता है। तो ये दो चीजें वर्क परमिट की कैटेगरी में हमने बताई। आगे की सीरीज में हम इसके ऊपर भी अपडेट लाएंगे। सो लास्ट कैटेगरी इज अबाउट पीआर। पीआर एप्लीकेंट्स भी होते हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज का नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पे भटकना पड़ता है या अलग अलग वेबसाइट्स को देखना पड़ता है। तो इस सीरीज के द्वारा हम दो ऐसी चीजें बताते जाएंगे जिससे उनको क्लैरिटी आती जाएगी। पहली बात यह है कि पीआर फ्रॉम इंडिया पॉसिबल है कि नहीं है। तो यस, पीआर एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया इट इज स्टिल पॉसिबल। उसमें ज्यादा पॉपुलर जो ऑप्शन है वो वही है कि एक्सप्रेस एंट्री में आप लगाए, पर एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर अगर उतना नहीं पहुंच रहा है जो सीआरएस में आ रहा है, तो आपको कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे आपका स्कोर सिलेक्शन में आ जाए। तो अभी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑप्शन पीआर फ्रॉम इंडिया के लिए दिख रहा है वो है फ्रेंच पे। मतलब आप अगर फ्रेंच का जो प्रोफिशिएंसी एग्जाम है जो कनाडा ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, टीईएफ एंड टीसीएफ, वो अगर एप्लीकेशन के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हैं, उसका स्कोर इंक्लूड कर रहे हैं, तो फ्रेंच कैटेगरीज के जनरल ड्रॉज हो रहे हैं जो इंडिया से भी एप्लीकेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और एज वेल एज कनाडा से भी हो रहे हैं। तो मुझे आईएलटीएस या पीटी में बहुत ही हैवी स्कोर करके रेगुलर कैटेगरी में कंपटीशन में खड़े रहना है, उससे बेटर ये है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज को क्लियर करके उसके लेवल पे एप्लीकेशन लगाऊं जिसका ड्रॉ बहुत ही मतलब कुछ कम स्कोर पे वो सेलेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेगी। और नंबर 2, पीआर विद इन कनाडा। मतलब कनाडा में आने के बाद पीआर लेने की जो कैटेगरीज है वो क्या होती है। तो ऑफकोर्स आप पढ़ाई पे आते हैं या मतलब स्टडी परमिट पे आते हैं या वर्क परमिट पे आते हैं या इवन विजिटर वीजा पे आते हैं। तो पीआर लेने के लिए आपको सर्टेन जो रूल्स है उसको फॉलो तो वहां पे भी करने हैं। मतलब 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपने कनाडा में पढ़ाई की है तो पढ़ाई के भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं। कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जहां पे पढ़ाई करने के बाद इमीडिएट पीआर भी मिलता है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया एंड अटलांटिक रीजन हो गया। तो उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज है जो उन्होंने अप्रूव किए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज अप्रूव की हुई है कि जिसके अंदर अगर आप 2 साल का पढ़ाई मिनिमम कर रहे हैं और वो कोर्स के बाद आप वर्क करने जा रहे हैं तो पीआर जल्दी मिल रहा है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज एंड दी एप्लीकेशन टाइप्स।
तो पीआर विद इन कनाडा में ये एक रूल है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, चाहे वो आपका इंडिया का हो तो वो आप मर्ज कर सकते हैं, अगर वो कनाडा का है तो आपको उसके अलग से पॉइंट मिलेंगे। और जब पीआर विद इन कनाडा लगा रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कौन से प्रोविंस का एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। क्योंकि हो ये रहा है कि अगर आप ओंटारियो में हैं या ब्रिटिश कोलंबिया में हैं तो आपको फेडरल के जो स्कोर आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो कनाडा का जो ड्रॉ होता है उसमें सिलेक्शन आना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी में होता है, या लिमिटेड कैटेगरीज के जैसे आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या आपके ट्रेड ऑक्यूपेशन हो गए। तो पीआर विद इन कनाडा इन 3 कैटेगरीज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन लेके आ रहा है। बट अगर आपके इसके अलावा का कोई ऑक्यूपेशन है या फील्ड है तो आपको प्रोविंशियल ऑप्शंस देखने चाहिए, ना कि फेडरल के ऊपर ही खाली भरोसा रखना है। बिकॉज फेडरल का स्कोर जो जनरल कैटेगरीज के लिए आ रहा है वो हायर हो रहा है। और मैंने जब पीआर फ्रॉम द इंडिया में ये बताया कि आप फ्रेंच एग्जाम से भी आपका स्कोर अपना कम सीआरएस में भी सिलेक्शन में ला सकते हो, तो वो चीज़ पीआर विद इन कनाडा में भी वर्क कर रही है। तो होप ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की दी है उससे आपको वैल्यू मिल रही होगी। और हम आगे वाली सीरीज में यही हर कैटेगरीज की और 2 इंपॉर्टेंट चीजें या नॉलेज लाएंगे, जिससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपकी डिजायर्ड एप्लीकेशन फॉर द कनाडा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। So share this video with your friends and relatives so they can also join with our series of video, and also subscribe our channel for more updates on Canada as well as other countries. Thanks for watching.